Hello friends, welcome to Clad Point YouTube channel. This is a series of current affairs videos. इन वीडियोस में हम आपको करंट अफेयर्स के ऐसे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, बताते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ के वीडियो का टॉपिक है बजट 2020-21। जैसा कि हम जानते हैं 1 फरवरी 2021 को हमारा बजट 2021 पब्लिश किया गया। किनके द्वारा? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और ये सबसे पहला पेपरलेस बजट या फिर आप कह सकते हैं सबसे पहला डिजिटल यूनियन बजट था। इसमें पेपर का यूज़ नहीं किया गया। पहले बजट में क्या होता था, अगर आप टीवी देखते होंगे, जब बजट अनाउंस किया जाता था, जब बजट पढ़ा जाता था तो एक बहुत ही बड़ा बुक टाइप का या फिर पेजेस में होते थे। बट इस बार निर्मला सीतारमण जी के पास एक टैबलेट था, उस टैबलेट से उन्होंने पूरे बजट को अनाउंस किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जो बनता है, ये अभी तक का सबसे पहला पेपरलेस बजट था हमारा यूनियन बजट, जो कि अभी तक कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है। उसके पीछे का रीज़न यही है, कोविड-19। एज वी नो लास्ट ईयर कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, जिसके वजह से बजट को पेपर पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता एंड इट हैड टू बी प्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म। दैट इज़ वेरी गुड। आगे चलकर डिजिटल वैसे भी सब कुछ होना है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। ओके, सो मूविंग फर्दर लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे बजट होता क्या है, हम बजट को समझेंगे कि बजट क्यों बनाया जाता है, होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आफ्टर दैट विल स्टडी इट्स इंपॉर्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं बजट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। लेटर ऑन विल सी द हिस्ट्री ऑफ बजट, ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, एंड विल सी द मेजर पिलर्स ऑफ बजट 2020-21, यानी कि 2020-21 में बजट के क्या क्या बेसिस रहे हैं, किन के बेसिस पर पूरा बजट डिज़ाइन किया गया है। एट द एंड विल सी फ्यू हाइलाइट्स मतलब कि जो बजट्स में कितना पैसा कहाँ दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट नहीं है, बट स्टिल हाँ एक बेसिक आइडिया आपके लिए हो जाए कि कहाँ पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है और कहाँ पर इंक्रीमेंट आया है, कहाँ पर डिक्रीमेंट आया है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइट्स भी देख लेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू दैट क्लैड पॉइंट हैज़ लॉन्च एंड जीके बूस्टर प्रोग्राम। इसका चार्ज सिर्फ 9,999 रुपीज़ है, जो कि आपके क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके नए पैटर्न पर बेस्ड है, और जैसे कि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, सिमिलरली यू विल गेट 150 to 200 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो। साथ में आपको PDF दिया जाएगा ताकि आप उसको बाद में रिवाइज कर सकें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल गेट द पर्सनल मेंटरशिप। आप जानते ही हैं प्रिपरेशन करना खुद में बहुत ही आसान होता है। सब कहते हैं ना, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, बट समटाइम व्हाट हैपन, सबके बस की बात नहीं होती है, इसलिए मेंटरशिप बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जानकारी आपको इसके लिए और कुछ लेना हो, देन यू कैन मेल अस एट cladpoint121@gmail.com, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @cladpoint। ठीक है, आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जाके @cladpoint सर्च करेंगे तो हमारा चैनल ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन करके हमारे सारे अपडेट्स वहाँ से आपको मिल जाएंगे। बट फॉर दिस जीके बूस्टर कोर्स प्लीज़ मेल अस ओवर हियर एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम सबसे पहला जो मैंने बताया था ना, हम सबसे पहले समझेंगे बजट होता क्या है। बजट होता क्या है, तो ये तो थोड़ा डेफिनेशन टाइप के हैं, या फिर आप कह सकते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में हैं। लेकिन अगर आप इसको सिंपल से भाषा में समझना चाहें, बजट क्या होता है। बजट टर्म ऐसा नहीं है कि आपने सुना नहीं होगा, आप सुनते होंगे, घर में अक्सर सुनते होंगे कि इस महीने का बजट बिगड़ गया है, या फिर अगले महीने का बजट बिगड़ जाएगा अगर हम ऐसा खर्चा कर देंगे। तो बजट मतलब होता क्या है एक्चुअली, देखिए, मान लीजिए सबके घर में कोई ना कोई पैसा कमाने वाला होता है, उन्हीं पैसों से पूरा घर का खर्चा चलता है। अब घर के खर्चों में बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। मान लीजिए बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या हो जाएंगे, फूड हो जाएगा, होम हो जाएगा, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो किराया देना पड़ेगा, और एल्स ठीक है रेंट नहीं बचेगा आपका। फिर उसके बाद आपके सारे बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फ़ोन बिल हो गया, सारे हर तरीके के बिल हो गए। फिर फ़ी हो गए, स्कूल फ़ी है, कॉलेज फ़ीस हो गए, अब की सारे जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं सब चीज़ें होती हैं। तो मान लीजिए आपके घर में 50,000 रुपये पर मंथ आ रहा है। अब इस 50,000 मंथ को, मतलब इस 50,000 को इन सारे चीज़ में डिवाइड करना है कि कैसे कैसे हम इस पैसों को कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा पैसा हम फ्यूचर के लिए बचा लेंगे। तो इसी मैनेजमेंट को हम बजट कहते हैं। ठीक है, पैसा हमारे पास आ गया, अब इस पैसे को कैसे मैनेज करना है, या फिर हमारे अगले महीने में इतना पैसा और आ जाएगा, फिर हम उसको मिला के कैसे मैनेज करेंगे, उसी मैनेजमेंट को हम बजट कहते हैं। ठीक है, ये होता था बहुत ही सिंपल टर्म्स में बजट का मतलब। अगर हम बजट की बात करें तो बजट में दो चीज़ें बेसिकली होती हैं। एक क्या होता है, रेवेन्यू। अब ये हम बजट समझ रहे हैं किस बेसिस पे, ये यूनियन बजट, मतलब ये तो था एक सिंपल बजट जो कि आपके घरों में चलता है, हर जगह चलता है। और ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ यूनियन बजट मतलब कि गवर्नमेंट बन रहा है, बजट आम लोग भी बनाते हैं। आप हैं तो आप अपने घर के लिए बनाएंगे, या फिर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए, जैसे आपको 5,000 रुपये महीने या 10,000 रुपये महीने मिलता हो तो आप उसी में अपना खर्चा चलाते हैं। तो आप भी एक तरीके का बजट डिज़ाइन करते हैं अपने लिए। ठीक है,
तो बजट में क्या होता है, अभी हम इसी एग्जाम्पल से रिलेट करके समझेंगे। तो बजट में एक होता है रेवेन्यू, उसके बाद होता है एक्सपेंस, ठीक है। ये दो चीज़ होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, कहाँ कब के लिए, फ्यूचर के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये आ गया, अब इस 10,000 में हम फ्यूचर में कैसे चलाएंगे, हमारा रेवेन्यू मतलब कि हम कैसे और पैसा, मान लो क्या होता है ना, एक महीने में कोई काम कर रहा है तो कई लोग जॉब करते हैं तो ठीक है मंथ के एंड में ही सैलरी आती है, लेकिन कई लोग का 10 दिन में 5 दिन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसा हो जाता है। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टार्टिंग मंथ में 5,000 रुपये मिल गया और बीच बीच में आपको क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पे 1,000 रुपये 500 रुपये आपको बीच में और मिल जाते हैं घर से, तो वो हो गया आपका बीच का रेवेन्यू हो गया। एक्सपेंडिचर तो आपका फिक्स होता ही है, मान लीजिए आपका महीने खर्चा है, रेंट है, खाना है, जो भी जाना है तो वो दिया जाता रहता है। और ये जो चीज़ हैं ये पीरियोडिक बेस पर रीइवैल्यूएट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बजट बन गया तो बन गया, यानी कि मान लीजिए इनिशियल पीरियड में आपके पास 5,000 रुपये आ गए, आपने अपना बजट बना लिया कि मैं 2,000 रुपये रेंट दे दूंगा, 2,000 रुपये अपना पॉकेट मनी निकाल लूँगा, 1,000 रुपये अपना बुक्स वगैरह में रख लूँगा, 5,000 रुपये मेरा बजट बन गया, काम खत्म। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने जो सेट कर दिया वैसा ही प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चीज़ें बदल सकती हैं। हो सकता है आपको खाने में या फिर पॉकेट मनी आपको ज़्यादा खर्चा हो जाए या फिर आपके बुक्स में ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको फिर से रीएवैल्यूएट करेंगे, पैसा या रेवेन्यू जो होता है इनकर करेंगे, उसके बाद से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बजट का मतलब होता है। अगर हम बात करें यूनियन बजट के टाइप्स की, तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। लेट मी डिलीट दैट, इरेज ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई कैन टेल यू क्लियरली। ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज़। थोड़ा ये साउंड आ रहा होगा, आई नो, ऑफ इरेजिंग, बट प्लीज़ बेयर द साउंड। ओके, तो हमारा यस जो बजट है 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है एक सरप्लस बजट, ये आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है बैलेंस बजट, बैलेंस, और तीसरा है डेफिसिट बजट, ठीक है। ये 3 तरीके के बजट होते हैं जनरली, कोई भी अगर बजट बना रहा है तो इन्हीं 3 कैटेगरी में बजट में आएंगे। सरप्लस मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, वर्ड से क्लियर है, यानी कि जब बजट में प्रॉफिट आ रहा हो। मान लीजिए बजट में, अब ये जो गवर्नमेंट्स के बजट होते हैं तो हज़ारों करोड़ में होते हैं, तो वो थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन करना हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो, आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल से टर्म में अगर समझें तो आपके पास मान लीजिए पर मंथ 10,000 रुपये आ रहा है और आपने सारा खर्चा अपना कैलकुलेट किया, सारा खर्चा आपका 6,000 रुपये में निपट जा रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है? 4,000 रुपये बच रहे हैं। तो ये आपका, अगर ये बजट बनाएंगे तो इसी बजट को हम कह देंगे सरप्लस बजट, ठीक है। अब यही 10,000 रुपये है तो 10,000 करोड़ कर दीजिए आप, या तो 10,000 लाख करोड़ कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बेसिक्स कॉन्सेप्ट यही है ना कि सरप्लस बजट मतलब क्या होता है, जो आपका रेवेन्यू है या फिर जो आपका इनकम इनकर्ड है, जो आपका खर्चा है, माइनस कर देंगे तो उसमें अगर एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है तो हमारा सरप्लस बजट हो जाएगा। बैलेंस बजट हो जाएगा क्या? बैलेंस मतलब सिंपल सा है, 10,000 रुपये आया, 10,000 रुपये खर्चा हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास, आपका काम भी हो गया, दैट इज कॉल्ड एन बैलेंस बजट। लास्ट में आता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कि लॉस। तो अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये आया, आपने अपना बजट बनाया, आपको महीने खर्चा आया 12,000 रुपये, ले भैया 2,000 रुपये आपके पास माइनस, मतलब कम पड़ रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपये कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज डेफिसिट बजट, ठीक है। आई होप आपको अभी तक बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशंस देख लेंगे, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, या फिर यूनियन बजट का डेफिनेशन क्या है, वो सब हम देख लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको पता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, उनमें से एक आर्टिकल 112, इसमें यूनियन बजट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप बैंक जाते हैं, कहते हैं ना कि मुझे अपना साल भर का स्टेटमेंट चाहिए, आप कहीं कुछ अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको स्टेटमेंट प्रूफ के लिए चाहिए होता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है, आपने कितना पैसा निकाला, कितना पैसा विड्रॉ किया, फिर कितना पैसा उसमें क्रेडिट किया, यही 2 चीज़ें आपके पूरे स्टेटमेंट में लिखा रहता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट पास कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्चा हुआ, वही हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। किसका? विच मीन्स द एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये भी थोड़ा पॉलिटिक्स का टर्म है, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा है, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इसका लोग मतलब जल्दी नहीं समझते हैं, तो मैं तुरंत समझा देता हूँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट या फिर जो भी मैनेज कर रहा है देश को, अगर वो इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो हमारा देश डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अब रिपब्लिक क्या हो जाता है यहाँ पर, देखिए हम अगर 2 कंट्री का एग्जाम्पल ले लें, ब्रिटेन और इंडिया का,
तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों में कौन कौन है, पीएम है, यहाँ भी पीएम है, ठीक है। दोनों को पीएम क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं इलेक्शन के थ्रू। तो ये हमारे दोनों देश, ब्रिटेन हो गया फिर इंडिया का, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, सॉरी हाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, ठीक है। अब रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब क्या हो जाएगा, रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं इनके, ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट कौन है, क्वीन होती हैं, और इंडिया में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं, ना कि मोनार्की चल रहा है, ना कि मतलब कि जैसे होता है ना राजा का बेटा राजा या फिर राजा का बेटा जो भी हो, मतलब आगे चलता रहता है, उस हिसाब से इंडिया में नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। तो किसी भी देश का हेड ऑफ स्टेट जो भी अगर इलेक्टेड है तो वो देश रिपब्लिक होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट है किनको माना जाता है, क्वीन को, ये इलेक्टेड नहीं होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चली आ रही है, ठीक है। आई होप आपको दिस रिपब्लिक वर्ड भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, बजट आपको समझ में आ गया है, बेसिक तरीके से मैंने समझा दिया, डेफिनेशन भी आपको समझा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बता दिया। आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन बजट को डिफाइन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, डिटेल अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। दो ही चीज़ होता है ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, कि किसी बजट में क्या होता है, एक रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। मान लीजिए अभी बजट 2021 रिलीज़ हुआ है या फिर लॉन्च हुआ है, तो जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होगा वो हमारे इस 2021 के लिए पूरा उसमें बताया गया है उस बजट में, ठीक है। और ये कब, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अप्रैल 1 to मार्च 31, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा। मतलब कि ये बजट 2021 to 2022 इस तरह से यहाँ पर ये रिलीज़ किया जाता है, यानी कि अप्रैल 1 2021 से लेके मार्च 31 2022 तक के लिए ये बजट डिज़ाइन किया गया है। फाइन। नाउ दिस रेवेन्यू बजट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से है, एक रेवेन्यू बजट है और एक कैपिटल बजट है, ठीक है। अब ये रेवेन्यू और कैपिटल बजट क्या है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। जस्ट बिफोर दैट लेट मी इरेज दिस ऑल बिकॉज बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। जस्ट अ मिनट प्लीज़। ओके फाइन, आई हैव इरेज्ड एवरीथिंग। नाउ विल सी व्हाट इज़ दीज टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। यहाँ पर क्या क्या हमने देखा, एक है रेवेन्यू बजट और एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू से आप क्या समझते हैं, रेवेन्यू यानी कि आपकी कमाई, जैसे कि अगर सरकार की कमाई कैसे होती है तो टैक्सेस के थ्रू होती है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अलग अलग तरीके के टैक्सेस लेती है आपसे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। तो एक रेवेन्यू बजट होता है, एक होता है कैपिटल बजट। कैपिटल मतलब कि एक तरीके से पैसा इकट्ठा हुआ, कितना पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ। अब इन दो तरीके के बजट बनाए जाते हैं यूनियन बजट में, मतलब या फिर यूनियन बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक है हमारा रेवेन्यू बजट, एक है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में क्या होता है, इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें कोई एसेट और लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एसेट और लाइबिलिटी आप आई होप आपको पता होगा, एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट मतलब क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बेनिफिशियली हों, बेनिफिट हों। मतलब कि मान लीजिए आपके पास घर है तो आपका घर एक एसेट होगा, क्योंकि ये आप फ्यूचर में आपके लिए अगर इसको सेल करेंगे तो आपको वो कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। लेकिन लाइबिलिटी क्या होती है, आपके लिए एक तरीके का वो खर्चा होता है ये, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल का फीस है या फिर आपके बिल्स हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर आप खर्चा करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं आपको भविष्य में कुछ उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो जो रेवेन्यू बजट है इसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। वहीं कैपिटल में क्या होता है, यहाँ पर या तो एसेट में चेंज हो सकता है या लाइबिलिटी में चेंज हो सकता है या फिर दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। फाइन, कैसे चेंज होगा, एसेट मतलब मैंने क्या बताया, मान लीजिए रेलवे हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं, रेलवे में बहुत सारा स्क्रैप होता है तो वो एक तरीके का एसेट है, मतलब उसको सेल करेंगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगा, या सॉरी एसेट बढ़ेगा। जितना हम एसेट बढ़ाते जाएंगे, जितना रेलवे का कचरा निकलता जाएगा, जितना भी जो भी निकलता जाएगा वो एसेट होता जाएगा। मैं कचरे की बात कर रहा हूँ, बहुत और भी तरीके के एसेट भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एसेट में चेंज हुआ इस तरीके से। तो दोनों बजट में पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आएंगे, ठीक है। इसमें रेवेन्यू रिसिपेंट्स, जो भी रेवेन्यू होंगे सारे रेवेन्यू रिसिपेंट्स इसमें होंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सारे यहाँ पर होंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू बजट है। तो रेवेन्यू बजट में जितना रेवेन्यू आया, जितना रेवेन्यू खर्चा हुआ, वो सारे कैलकुलेशन जो भी होगा वो हमारे रेवेन्यू बजट में होगा। वही कैपिटल में समझ लीजिए, तो कैपिटल में कितना कैपिटल गेन हुआ और कितना कैपिटल लूज हुआ, उसको हम कैपिटल बजट कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट समझ में आ गया है। नाउ मूविंग फर्दर, जो बजट सेशन होते हैं, अब सेशन क्या होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके के सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, समर सेशन, फिर ये क्या कहते हैं बजट सेशन, विंटर सेशन, अलग अलग सेशन होते हैं जिसमें अलग अलग मुद्दे होते हैं पार्लियामेंट में डिस्कस करने के लिए। उसी तरीके से एक बजट सेशन होता है पार्लियामेंट में जो कि 2 फेजेज़ में चलता है, एक जनवरी 31 टू फरवरी 11, उसके मार्च 2 से अप्रैल 3। अब इन्हीं में सारा कुछ
फाइनली डिसाइड होता है। अभी जो बजट अनाउंस हुआ है उसी बजट पे आगे चर्चा होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। ये तो जो गवर्नमेंट अभी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट का पूरा बजट ये बनाया हुआ होता है, पूरी मेहनत से बनाते हैं, रिसर्च करके बनाते हैं, और फिर इन बजट पे डिस्कस होता है। सारा एलोकेशन जो भी लिखा होता है उसी हिसाब से सारा पैसे एलोकेट हो जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग सेगमेंट्स में। ओके, अब हम देखते हैं बजट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब बजट का इंपॉर्टेंस तो आप समझ भी गए होंगे, अगर आपको बजट क्या है ये समझ में आ गया है तो बजट का इंपॉर्टेंस भी समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं इट प्रेजेंट्स द ईयरली एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेल्प इन गवर्नमेंट ब्रिंगिंग फास्ट एंड ऑल इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हुआ, पूरे बजट में हमारा कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, हर चीज़ मेंशन होता है, तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकते हैं। मान लीजिए अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, पब्लिक है, इंडिया है, तो इंडिया में कोई ज़रूरी नहीं सारे एक लेवल पे होंगे, कुछ अलग लेवल पे होंगे, कुछ अलग लेवल पे होंगे, मतलब कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई इससे गरीब होगा, तो सबके लिए क्या बेनिफिट्स देने हैं, किनको क्या बेनिफिट्स देने हैं, इस लिए बजट का बनना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल, ये भी हमारे प्रीएम्बल में लिखा है। तो इन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये बजट बहुत ही हेल्पफुल टूल होता है। अगला इंपॉर्टेंस क्या है, अपलिफ्ट डाउन ट्रॉडन सेक्शन इन सोसाइटी बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, देखिए अभी आप गैस लेते होंगे तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, सब्सिडी मिलती थी आपको, ठीक है। सब्सिडी मतलब क्या हुआ, आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए फिर डिस्काउंट है। तो एक तरीके से अगर आप पुअर सेक्शन में हैं या फिर मार्जिनल सेक्शन में हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। वही हम पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, 2 रुपये 3 रुपये किलो बहुत ही सस्ते रेट पे मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उस रेट पे है, गवर्नमेंट तो 19 या 20 रुपये किलो अगर गेहूँ खरीद रही है तो उसको 2 रुपये किलो बेच रही है, तो अंतर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी बजट में ही मतलब कैलकुलेट किया जाता है कहाँ का पैसा कहाँ यूज़ करना है। गवर्नमेंट अपने जेब से तो देगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे अब अलग अलग सेगमेंट्स हैं, रिच हैं, मिडिल क्लास है, पुअर हैं, तो जो पुअर हैं बहुत ज़्यादा पुअर है, सबको इक्वल लाना है, इक्वल लाना तो खैर पॉसिबल होता नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सके इतना करना चाहिए उनको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं, अलग अलग इनकम ये यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट, इनसे कुछ पैसा लेगा, इनसे कुछ पैसा लेगा, और फिर इनको ये सपोर्ट करता है ताकि ये पुअर हैं ये भी आगे चल के थोड़ा आगे बढ़ें, ग्रोथ करें, ठीक है। अगला क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। ये मैंने बता दिया आपको सब्सिडीज़ वगैरह कैसे बनते हैं, टैक्सेस कैसे होते हैं। एंड रिसोर्स एलोकेशन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो कंट्री में उसको एलोकेट करना, मतलब किसके पास कितना रिसोर्स जाएगा वो भी इस बजट में हर चीज़ बताया जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट सिंपल सा मतलब है जहाँ पर आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसके मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं। कोई भी पैसा आ रहा है जा रहा है तो उसको हमको मैनेज कैसे करना है। हमारे पास अगर रिसोर्स लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपने सारे काम जो भी हैं मैक्सिमम काम कैसे करना है, उसी को हम बजट कहते हैं, ठीक है। नाउ विल सी हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें मतलब कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो सबसे पहले बजट हम कौटिल्य या फिर चाणक्य, आप इनके बारे में जानते ही होंगे, इन्होंने अर्थशास्त्र अपने अर्थशास्त्र किताब में लिखा हुआ है कि जो बजट होता है कैसे काम करता है। सबसे पहले जो रेवेन्यू जनरेट होना है सबसे पहले उसको हमें एस्टिमेट करना चाहिए, ठीक है। जो चांसलर वहाँ का था पहले के समय में, ये कब के हैं, बहुत पहले के हैं, आज के तो है नहीं, ये कौटिल्य। तो कौटिल्य अपने समय में इन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा था कि जो भी रेवेन्यू है वो चांसलर को सबसे पहले एस्टिमेट करना चाहिए अलग अलग हेड्स में। मान लीजिए अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, मान लीजिए एक रोड टैक्स है, एक फूड टैक्स है, एक अलग अलग जितना भी होते हैं अलग अलग स्लैब टैक्सेस है, तो सब में कितना टैक्स आ रहा है, सब में ये लेके फिर इन तीनों को ऐड करके इसको एस्टिमेट करना चाहिए। उसके बाद जो एक्चुअल रेवेन्यू जो जनरेट होता है, एक्चुअल रेवेन्यू होता है रेसिपिएंट इन ट्रेजरी। मतलब कि ट्रेजरी क्या होता है, जहाँ पर पैसे इकट्ठा होते हैं। तो करेंट ईयर में जो भी टैक्स आ रहे हैं वो प्लस लास्ट ईयर में, जैसे कोई होता है ना कि सब तो एक बार में टैक्स दे नहीं पाते हैं, कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है तो डिले करके अगले साल भरते हैं। तो करेंट ईयर का, पास्ट ईयर का ट्रेजरी जो भी रिसिपेंट है सबको जोड़ के वो हमारा बनता है एक्चुअल रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली बजट का सिस्टम जनरेट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना रेवेन्यू कैसे आ रहा है, तो कहाँ से रेवेन्यू कितना टैक्स आ रहा है वो हमने इकट्ठा कर लिया, फिर कहाँ खर्चा करना है वो भी हम रेवेन्यू जनरेट होने के बाद वो हम डिसाइड कर लेंगे। तो वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में यही बताया गया और यहाँ से ही बजट एक तरीके से ओरिजिनेट होता है। ट्रेसेस पाए जाते हैं, होगा और पहले से ही, लेकिन बुक में लिटरेचर में मतलब यहीं से पाया जाता है। अगला है नॉर्मन पीरियड में। नॉर्मन या कि जो मोनार्की सिस्टम पहले चलता था ना, तो मोनार्की सिस्टम चलता था तो वहाँ पर क्या होते थे, 2 डिपार्टमेंट होते थे फाइनेंस के। पहला डिपार्टमेंट होता था ट्रेजरी, दूसरा डिपार्टमेंट होता था एक्सचेकर,
ठीक है। एक्सचेकर अभी भी होते हैं, एक्सचेकर एक ऑफिशियल पोस्ट है, ठीक है। ये दोनों ऑफिशियल पोस्ट है, वैसे देखा जाए तो ये दोनों ऑफिशियल पोस्ट है जो कि टैक्स कलेक्शन या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं, फिर उसको डिसाइड किया जाता है कहाँ क्या खर्चा करना है। अब हम मॉडर्न जो बजट है उसकी हम बात करें तो ये फ्रेंच वर्ड ब्रूनेट यहाँ से डिराइव किया गया है। ब्रूनेट मतलब क्या होता है, लेदर बैग और वॉलेट। तो आप अक्सर देखते होंगे जो बजट हमारा होता है वो लाल कपड़े से एक लेदरी टेक्सचर में रैप होता है, तो वो लेदर बैग या फिर वॉलेट इस ये ब्रूनेट वर्ड का मतलब होता है और इसी को हम बजट कहते हैं। इस बार का भी अगर आपने टीवी में देखा होगा या फिर इमेजेस देखा होगा तो जो टैबलेट था वो रेड कलर के बैग में बंद था, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम वेयर ओरिजिन ऑफ बजट स्टार्टेड, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर हम देखेंगे मेजर 6 सेगमेंट्स क्या हैं बजट के। तो जो इस साल का जो बजट बनाया गया है उनके मेजर सेगमेंट्स हैं हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल, जिसमें 2,23,846 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लानिंग किया गया है। फिजिकल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें 1.97 लाख करोड़, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इसमें भी 3,768 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं या फिर किए जाने हैं। इसमें 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। तो अलग अलग हेड्स में अलग अलग पैसे अलॉट किए गए हैं और यही 6 मेजर पिलर है जिनके बेसिस पे सारा बजट इस बार का डिज़ाइन किया गया है। अब हम इनको थोड़ा हल्का हल्का एक बार ब्रीफ आउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है तो बहुत कुछ वैसे बताने के लिए, ऐसा तो है नहीं दिन भर हम बजट पढ़ेंगे तो दिन भर भी कम पड़ेगा, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नीड टू स्टडी दैट। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 2,23,846 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाने हैं, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 137% का ग्रोथ है। लास्ट ईयर ओनली 94,452 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए गए थे हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर में। इस साल 137% का ग्रोथ हुआ है। आप खुद ही सिंपल सा मैथ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फोकस की तो इस बार की फोकस जो रहेगा प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और वेलबींग, इन तीन चीज़ पे फोकस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कोरोना पैंडेमिक से पूरी दुनिया जूझ रही है, इंडिया भी उसमें का एक पार्ट था, जिसके वजह से हेल्थ सेक्टर पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी था। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, इंडिया में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जैसे हम मेल न्यूट्रिशन की बात कर लें, हमारी कंट्री बहुत ही पीछे है, इवन पाकिस्तान से भी पीछे कभी कभी आ जाता है रैंक। सो फॉर दैट वेरी रीजन हेल्थ एंड वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 35,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए, ठीक है, जो कि 2021 से 22 तक पूरे बनने हैं, सबको मिलना है। उसके बाद मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन, अब ये न्यूमोनिया होता है बीमारी, उसके वैक्सीन के लिए भी काफ़ी सारे पैसे खर्च किए गए हैं, जिसमें कि लगभग 50,000 बच्चे जो होते हैं हर साल उनका डेथ होता रहता है न्यूमोनिया की वजह से। इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर भी पैसे खर्च किए गए हैं। लास्ट में 64,180 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए हैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो ये भी एक स्कीम है। अब इन स्कीम्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। दैट्स वाई आई विल नॉट गो वेरी डीप इनटू दीज स्कीम्स। इन स्कीम्स को अगर आप चाहते हैं यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक सेपरेट वीडियोस ऑन एवरी स्कीम्स विच एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। मूविंग फर्दर, मिशन पोषण 2.0 टू बी लॉन्च। अभी मिशन पोषण क्या है? पोषण से ही क्लियर है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, पोषण कहते हैं ना, पालन पोषण करना है, तो सही तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ही एक मिशन लॉन्च किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है, 2.0 लॉन्च किया गया। इससे पहले मिशन पोषण 1.0 लॉन्च हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही क्लियर है। अब इसमें क्या क्या किया गया? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पहले क्या था? सिर्फ पोषण अभियान था, ये मिशन अभियान है। तो मिशन अभियान में पोषण और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि पीने का पानी, ऑल्दो हमारा अर्थ बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन ड्रिंकेबल वाटर जो है बहुत कम है। उसीलिए 2,87,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं, जो कि 5 साल में खर्च होने हैं जल जीवन मिशन के ऊपर। इसका जो टारगेट है वो 2.86 करोड़ टैप्स प्रोवाइड करना, टैप कनेक्शन मतलब कि टैप वाटर सबको प्रोवाइड करना जहाँ जहाँ ये अवेलेबल नहीं होता है। और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पे भी 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जो कि 5 साल के पीरियड में खर्च होंगे, ठीक है। अब हमारा अगला सेक्टर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, एक तरीके से 1.97 लाख रुपीज़ खर्च होंगे मैन्युफैक्चरिंग के 13 सेक्टर्स में। मैन्युफैक्चरिंग में आपका ऑटोमोबाइल आ गया,
बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं इंडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया, उन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में 1.97 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। उसके बाद बिजनेस में ये मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें आपका ये PLI के साथ साथ 60 टेक्सटाइल पार्क बनाए हैं जो कि 3 साल में बनने वाले हैं। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि ग्लोबली हम कॉम्पिटिटिव हो जाए और हमारा सामान जो भी प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से वो एक्सपोर्ट हो सके और हम अच्छा बिजनेस कर सके। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खर्च किया जा रहा है, रोड, रेलवे, मेट्रो, बहुत चीज़ें हैं जो कि पैसों इन पर खर्च किया जा रहा है बजट में से, ठीक है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में MSP 1.5 टाइम्स दिया जाना है। MSP को मैं डिटेल में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, हम फार्म लॉ जिसमें मैंने बताया था उसमें MSP को डिटेल में बताया गया। यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड दिस MSP इफ यू डोंट नो। उसके बाद फिशरीज़ में 5 फिशिंग हार्बर्स बनाए जाने हैं, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, पेटुआ घाट, और 1 नेशन 1 कार्ड के ऊपर भी काफ़ी सारा काम किया जा रहा है। 1 नेशन 1 कार्ड मतलब क्या होता है? जैसे राशन कार्ड होता है ना, राशन कार्ड में जो गरीब होते हैं, जो मार्जिनलाइज होते हैं, उनको कम पैसे में अनाज मिलता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल गेहूँ वगैरह मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो गरीब होते हैं वो अपने होम स्टेट में ना रह के जॉब की कमी की वजह से दूसरे स्टेट में जाते हैं। मान लीजिए यूपी, स्पेशली यूपी और बिहार के लोग क्या करते हैं, उनके यूपी बिहार में तो इतना जॉब्स अवेलेबल होते नहीं है, तो ये अपने स्टेट छोड़ के मुंबई या फिर दिल्ली या फिर साउथ साइड चले जाते हैं। तो इनको प्रॉब्लम होता है, इनको वहाँ पर राशन जो स्कीम्स हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से 1 नेशन 1 कार्ड को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ रीइनविगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो इसके लिए स्कूल्स वगैरह 15,000 नए स्कूल्स बनाए जाएंगे, 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे NGO और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके। हायर एजुकेशन कमीशन में 4 सेपरेट व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपका स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिएशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग को मैनेज किया जाएगा। मतलब कि जैसे अभी UGC है ना, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AICTE है, बहुत सारे हेड्स हैं, उसी तरीके से 4 सेपरेट व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं जिनका काम यही होगा। 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ट्राइबल एरिया से बनाए जाने हैं। ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या है? ट्राइबल एरिया, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं है। मेन स्ट्रीम में वो लगाते हैं जो कि सारे गवर्नमेंट्स का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ट्राइबल क्या होते हैं, थोड़े पिछड़े हुए होते हैं और वो सब बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे होता है ना, आप फॉर्म भरेंगे तो SC ST OBC वाला कैटेगरी होता है, तो जो ST कैटेगरी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो ट्राइबल्स होते हैं, वो उनको बेनिफिट मिल सके, इसलिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। साथ में 3,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं NATS पे। NATS क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो लोग पोस्ट एजुकेशन, मतलब कि जैसे कि आपने डिप्लोमा कर लिया, पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग कर लिया, तो आपको ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रेनिंग मिल सके, उसके लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के पीरियड में इन्वेस्ट होने हैं। क्यों होने हैं? ताकि हम नेशनल प्रायोरिटी थर्स्ट एरिया, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ग्रोथ हो सके, रिसर्च हो सके, उसकी वजह से ये पैसे खर्च होने हैं। और जो 1,500 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं अलग अलग प्रोग्राम के लिए, डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट के लिए। डिजिटल मोड जैसे आप भीम आजकल यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट है, इनको बढ़ावा देने के लिए इतने पैसे खर्च किए जाने हैं। और हम बात करें डिफेंस में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो PSLV जैसे लॉन्च व्हीकल होते हैं, ये सब आप साइंस में डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे, इसरो ने PSLV का यूज़ करके ये सैटेलाइट लॉन्च किया, वो सैटेलाइट लॉन्च किया। तो वो सब के लिए, उन्हीं तरीकों रिसर्च के लिए ये पैसा, सारा जो फंड है वो यूज़ होना है। गगनयान मिशन के बारे में आप जानते ही होंगे। ये भी 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो कि रशिया गए हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद ये दिसंबर 2021 अनमैन्ड लॉन्च होगा। मतलब कि गगनयान एक्चुअली एक सन को स्टडी करने के लिए मिशन है, जिसमें किसी इंसान को, अब इंसान के लिए तो खतरा हो जाएगा, वहाँ पर कोई एस्ट्रोनॉट जाएगा, तो वो अनमैन्ड लॉन्च होगा, दिसंबर 2021 में होना है, जिसके लिए कुछ पैसे खर्च किए जाने हैं, वो भी हमारे बजट से एलोकेट हो गए हैं। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके लिए क्या गए हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके। अभी हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के केसेस की बात करें तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं। हमारे देश में लॉ का सिस्टम आप जानते ही हैं, मूवी में डायलॉग्स भी सुना होगा, अब तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो उसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, रिफॉर्म किए गए हैं, ताकि जो जस्टिस हो बहुत तेज़ी से मिल सके, बहुत ज़्यादा टाइम डिले ना हो। अक्सर क्या होता है, कोई यंग एज में कोई केस फाइल होता है तो बुढ़ा हो जाता है, तब भी केस उसका ख़त्म नहीं होता है। सो फॉर दोज इश्यूज़ ये स्पीडी जस्टिस के लिए ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। और साथ में बहुत सारे अलग और भी चीज़ें किए गए हैं, मतलब कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत कम हो। एक तरीके से क्या होता है, मान लीजिए अभी तक
एक 3-4 लेवल में होकर काम गुजरता होगा, तो ये हटा के डायरेक्ट काम होना या फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या फिर नंबर ऑफ़ लोगों के थ्रू जितना होकर काम होना था उनको कम करना, यही हमारा मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि काम अच्छे से हो सके। अगर हम बात करें रिलीफ्स की, तो ये स्पेशल थोड़ा हाईलाइटेड पॉइंट था कि 75 ईयर्स के ऊपर जो भी हैं उनको अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स फाइल क्या होता है? ITR आपको होता है ना, सुना होगा, ITR फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यानी कि कुछ स्लैब्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नील इनकम जाएगा। 5 लाख से 5 लाख से ज़्यादा हैं 7.5, अलग अलग स्लैब होते हैं, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 5 to 7.5 लाख है, तो इनमें क्या हो जाएगा, आपका 5% टैक्स चला जाएगा। 7.5 से 10 लाख है आपका इनकम है तो 10% टैक्स चला जाएगा। एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मैक्सिमम इज़ 30%, ठीक है। तो ये अलग अलग स्लैब्स होते हैं जो कि ITR लोगों को फाइल करने पड़ते हैं। साल भर में जिसका जैसा कमाई वैसा उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट 75 ईयर्स के ऊपर कोई भी हो तो उनको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करें अचीवमेंट्स की, 2021 के जो माइलस्टोन है, तो सबसे पहले तो ये 75th ईयर है इंडिया का इंडिपेंडेंस का। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। कब? 15 अगस्त। तो ये 75 साल हो जाएंगे इंडिया को आज़ाद हुए। गोवा एक्सेशन टू इंडिया, 60 साल हो जाएंगे गोवा को इंडिया में शामिल हुए। इससे पहले पोर्टुगीज़ यहाँ पर थे, पोर्टुगीज़, ठीक है। अब ये इंडिया में एक्सेस या फिर इंडिया में मिल गया है। 50 साल हो चुके होंगे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर को। और ये 8 सेंसस होगा इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का। सेंसस क्या होता है आपको पता है? देश में कितना पॉपुलेशन है उसी को मेजर करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, कौन से एज ग्रुप में कितने हैं, सेक्स रेशियो क्या है, हर चीज़ हम सेंसस में कैलकुलेट करते हैं। और ये 8 सेंसस होगा। होना तो ये पहले ही था लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। ये 2021 में कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, बट या 2021 वुड बी द ईयर विच विल बी कॉल्ड एज सेंसस ईयर। इंडिया टर्न एट ब्रिक्स प्रेसिडेंट, मतलब ब्रिक्स में इंडिया अब जो कंट्री है वो एज अ प्रेसिडेंट हेड करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने वाला इसी साल। हरिद्वार में महाकुंभ मेला लगा हुआ है, दैट वी नो वेरी वेल। सो दिस एंड्स आवर वीडियो एंड आई होप आपको बजट समझ में आ गया होगा। एंड अगेन बिफोर एंडिंग द प्रोग्राम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द GK बूस्टर प्रोग्राम विच इज़ लॉन्च बाय क्लैट पॉइंट। ये इसका कॉस्ट है ओनली 9,999 रुपीज़, which is obviously beneficial for your CLAT and law entrance examination। नए पैटर्न पे बेस्ड है। 150 से 200 करंट अफेयर्स वीडियो टॉपिक्स मिलेंगे। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलनी ही मिलनी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप clatpoint121@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर डिटेल या फिर आपको जितने भी अपडेशन चाहिए यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम चैनल @ClatPoint, और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ हम रेगुलरली प्रोवाइड कर सकें। See you next video. Thank you for watching. Till then, goodbye.